बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है और जुमे के दिन एक ही मैसेज मैं आपको देती हूँ कि बरकतों वाला दिन होता है। अल्लाह पाक जो है वो हम सब की सुनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो दुआओं का एहतमाम कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। मुश्किल वक्त है बहुत ज़्यादा, इसमें जहाँ पर हमने एहतियात करनी है वहीं अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद भी होना है, दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से बाहर निकाले। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो गर्मी की शिद्दत में तो इजाफा देखा जा रहा है। क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? वीकेंड भी है, तो वीकेंड कैसा रहेगा, हफ्ते इतवार को मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं। जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, वेदर अपडेट्स। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में भी जो है मामूली इजाफा देखने में आएगा। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के वक्त भी जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया कम से कम, वो भी पिछले दिनों की निस्बत जो है वो मामूली ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। और 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सुबह के वक्त दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि आज मौसम सारा दिन खुश्क रहने का इम्कान है और शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 54% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 42% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमे के रोज़ और हफ्ते के रोज़ मौसम खुश्क रहेगा, जिससे शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा देखने में आएगा। ठीक है, गर्मी की शिद्दत में मामूली इजाफा देखने में आएगा। जुमे और हफ्ते को मौसम मजीद गर्म होगा। जुनेद हमें वेदर अपडेट्स बता रहे थे। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी क्या है जी हमारे पास? सबसे पहले प्लानिंग परमिशन का कानून खत्म, निजी हाउसिंग स्कीमों की 6 माह में मंजूरी। कोरोना के साथ डेंगू भी तबाही फैलाने के लिए तैयार, 104 मकामात से लार्वा बरामद। बिजली चोरी छुपाने के लिए लेस्को की लॉकडाउन के दौरान अरबों की ओवर बिलिंग। और सब्सिडी अब हर किसी को नहीं मिलेगी, आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी का मैकेनिज्म तैयार। जी, तो नाज़रीन, लीड स्टोरी आपने जान ली, टॉप स्टोरी सारी डिस्कस कर ली, इन्हें डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम जी, आलहम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर एक कमेंट चाहूँगी, लीड स्टोरी की तरफ हम आएंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हम बिगड़ती सूरत हाल देख रहे हैं, कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी खतरा, कोई आवाम के लिए मैसेज हो आपका? अवाम के लिए मैसेज जी देखें यही है, मैसेज मैंने क्या देना है, मैसेज तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो दे दिया है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम जो कर सकते थे हमने किया। अब ये अवाम पे मुनहसिर है आया कि वो इसको ख़त्म करना चाहती है या इसको प्रोलॉन्ग करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है, तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अवाम की है। जो SOPs हैं कोरोना के, उस पर अमल दरामद जो है वो लाजमी किया जाए। मास्क जो है वो लाजमी यूज़ करें, अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बचाएं और समाजी राब्तों को कम रखें। यही वो चीज़ें जो पहले दिन से गवर्नमेंट बता रही हैं या हम लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो देखे ना, जैसे ये बाजार खुले ईद के करीब और फिर ये सूरत हाल जो है मजीद बिगड़ गई। अब तो WHO ने भी कह दिया कि आप जो है जब तक आप लॉकडाउन नहीं करेंगे 14 दिन का, तो तब तक ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। सही, तो यही मैसेज है जो कि हम बार बार सिटी 42 के और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। तो खुदारा प्लीज़ इस पे अमल कीजिए। आज की लीड स्टोरी की तरफ जाते हैं। प्लानिंग परमिशन का कानून खत्म, निजी हाउसिंग स्कीमों की 6 माह में मंजूरी। LDA रूल्स 2014 में तरमीम नाफिज कर दी गई, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इसके बाद, इसके इतलाक़ के बाद ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी सी इसकी डिटेल मैं बताऊं कि जो प्लानिंग परमिशन का कानून था, ये था कि अगर किसी ने भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो उसने सबसे पहले जाकर LDA में प्लानिंग जो है उसकी परमिशन लेनी होती थी, नक्शा जो है वो देना होता था और बताना होता था, प्लान देना होता था कि मैं जी ये सोसाइटी बनाना चाहता हूं, मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। और उस इजाज़त में ही कई माह जो है और बाज़ का तो कई साल लग जाते थे। और इसी दौरान
हाउसिंग स्कीमों वाले करते क्या थे, वो इसी दौरान स्कीमें जो हैं वो बनाना शुरू कर देते, विदाउट परमिशन लोगों को बेचना शुरू कर देते थे, चाहे फाइलों की शक्ल में या प्लॉटों की शक्ल में बेचना शुरू कर देते। और बाद में फिर पता ये चलता था कि जब इनको प्लानिंग की परमिशन मिल गई है तो जब डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा प्लानिंग परमिशन के बाद सबमिट करवाने होते हैं, आपने माल का मलकीती हैसियत जो है वो आपने जाहिर करना होती है, सारा कुछ आपने बाद में देना होता है। तो जब आपकी प्लानिंग परमिशन सालों पर डिपेंड हो जाती थी, प्रोलॉन्ग हो जाती थी, तो तब जो लोग जो हैं वो अपनी सोसाइटीज़ बना देते थे और बाद में पता चलता था कि जी वो एरिया जो है वो ग्रीन एरिया है और जैसे कई मसाइल हैं तो जिसकी वजह से उस सोसाइटी को इलीगल जो है वो करार दे दिया जाता था। अब ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि नए कानून के मुताबिक अब आपने सिर्फ प्लानिंग परमिशन के लिए वेट नहीं करना, बल्कि आपने एक ही वक्त में अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा देने हैं, जिसमें प्लानिंग परमिशन भी होगा, मलकीती सबूत भी होगा और तमाम तर चीजें जो हैं वो एक ही बार आपने एलडीए को जो है वो जमा करवानी है। सही, तो ये अच्छा इकदाम उठाया गया, ओवरऑल इससे आसानी भी पैदा होगी। अच्छा, मुझे ये लगा इसकी मंजूरी तो दे दी गई है, अब ये हम चीजें देखते हैं अक्सर इसमें डिले काफी आ जाता है, और अगर एक अच्छा इकदाम उठाया गया है तो अब इसकी प्लानिंग अगर देर से होती है तो मुझे बताइएगा इसका एज सच तो कोई फायदा देखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि गजट नोटिफिकेशन जो है जब वो जारी होगा तो उसके बाद ये नाफिज हो जाएगा। अभी ये नाफिज नहीं हुआ, अभी जस्ट इसकी मंजूरी जो है वो दी गई है। और सबसे ख़ास बात जो इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लाजमी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए कि जो डेवलपर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात जो है वो इस नए कानून में दे दी गई हैं। और वो सहूलियात जो है वो क्या है, वो सहूलियात ये है कि सड़कों की जो चौड़ाई पहले 23 फीट रखनी होती थी उसको कम करके 20 फीट कर दिया गया है। उसके बाद आप जितना भी नक्शा जमा करवाते थे आपने 10% सिर्फ अपार्टमेंट्स के लिए रखना होता था कि हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे सिर्फ 10% जगह पे। उसकी भी शर्त खत्म कर दी गई है कि अगर आपने अपार्टमेंट ज्यादा बनाने हैं, ज्यादा जगह पे बनाने हैं तो आप ज्यादा अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मंजूरी जो है वो इसमें ये दी गई है कि अगर किसी ने हाउसिंग सोसाइटी की बजाय सिर्फ अपार्टमेंट्स की सोसाइटी बनानी है तो वो भी बना सकता है, क्योंकि अब जैसी सूरत हाल है लोगों के पास पैसा उतना नहीं है कि लोग जो है वो घर खरीद सके 5 मरले के 10 मरले के, तो अपार्टमेंट्स जो है वो खरीद सकते हैं। तो अपार्टमेंट्स बनाने के लिए भी परमिशन जो है वो दी गई है कि अपार्टमेंट्स की सोसाइटी भी बन सकती है। ऐसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। और अगली खबर हमारे पास है जी, कोरोना के साथ डेंगू भी तबाही फैलाने के लिए तैयार है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। 104 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है, जिसके बाद अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ना सिर्फ कोरोना बल्कि डेंगू के लिए भी उतनी ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। क्या कहेंगे इमरान आप? देखें जी, वही बात है कि जब तक अवाम खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं करेगी तब तक ये सूरत हाल जो है दोनों की बेहतर नहीं होगी। अब अगर हम बात करें ये दोनों जो बीमारियां हैं जिसमें कोरोना और डेंगू, इन दोनों के बारे में हर कोई जानता है कि जब तक अवाम खुद अपना रोल प्ले नहीं करेगा ये चीज़ें जो है ये ठीक नहीं हो सकती। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सहूलियात नहीं दे रही, गवर्नमेंट जो है वो इलाज मुआवजा नहीं कर रही। गवर्नमेंट अपने एंड पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कि जो अब हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर अब जो सहूलियात हैं वो कम पड़ गई हैं, बेड जो हैं वो कम पड़ गए हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं कोरोना के पेशेंट्स को वो जो हैं वो कम पड़ गए हैं। तो बात ये है कि हॉस्पिटल में जाकर भी ज़्यादातर लोगों को जो क्वारंटाइन किया जाता है, लोग घरों में भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कितना ही बेहतर है कि लोग अपनी एहतियात जो है वो खुद करें। अब कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें कि डेंगू का सीजन भी है और डेंगू जो है वो भी सर उठाना शुरू हो गया है। और ये देखें 6 दिनों में 104 मुकामात से डेंगू लार्वे जो है बरामद हुए हैं। ये 104 डेंगू लार्वे बरामद नहीं हुए हैं, ये 104 मुकामात हैं। मतलब एक किसी भी एक मुकाम पर सैकड़ों लार्वे जो हैं वो मौजूद होते हैं और बाज़ का तो हजारों लार्वे जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब गवर्नमेंट जो है उसकी तमाम तर अभी जो तवज्जो है वो सिर्फ कोरोना की तरफ है कि किसी तरह इस बीमारी को जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अगर हम खसूसी तौर पर डेंगू की बात करें तो मुझे ये बताएगा इसके लिए पहले से प्लानिंग की हुई है? हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपनी टीमें तश्कील दी हुई थी, माजी में जगह जगह छापे मारे जाते थे और इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता था। इसके लिए वही मैं कह रही हूँ ना, आपको एज सच नए सिरे से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे हम कोरोना में कर रहे हैं। आपको नाकामी का सामना हर स्टेप पे सामने आ रहा है। अभी तो इसके लिए तमाम तर तैयारियां ऑलरेडी हमने देखा है, माजी में भी की हुई थी, SOPs भी फाइनल है, सारी प्लानिंग भी आपने सिर्फ उस पर अब इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करना है? देखें जी, सिर्फ सर्वेलेंस जो है वो करनी है डेंगू की टीमों ने। डेंगू की टीमें तो ऑलरेडी मौजूद हैं। और जब याद होगा कि जब बात ये हुई थी कि लॉकडाउन में लोगों का डाटा जो है वो कैसे इकट्ठा किया जाए, तो हम कहते थे कि आपके पास जहां पोलियो की टीमें हैं वहां डेंगू का स्क्वाड भी है, जो कि हर घर उसकी मदद जो है वो ली जाए। तो अब जो है उसी सूरत हाल को अगर देखा जाए कि आपका डेंगू स्क्वाड जो है वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर आपने कोरोना पे उनकी ड्यूटी नहीं लगाई तो अभी से सर्वेलेंस जो है इनडोर आउटडोर ये लोग सर्वेलेंस जो है वो करते थे। दूसरी एक और चीज़ बड़ी खास है, वो ये है कि कोरोना की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो घरों तक ही महदूद हैं और वो अपने घरों में खुद जो है वो डेंगू लार्वों को देख सकते हैं। डेंगू लार्वों को क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारी छतों पर बारिशी पानी तो नहीं या दूसरा पानी जो है वो 2-3 दिन के लिए इकट्ठा ना हुआ हो, जो हम पानी भरते हैं उसको रोजाना डेली बेसिस पर जो है वो तब्दील किया जाए। आजकल हर घर में वाटर कूलर का इस्तेमाल भी हो रहा है, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, उसका पानी भी जमा होता है, हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लोगों की एहतियात जो है वो जरूरी है। ये तमाम तर चीजें, ये दोनों चीजें कोरोना हो या डेंगू हो, लोगों को इस बात का ख्याल करना होगा कि इन दोनों चीजों की अभी तक वैक्सीनेशन जो है वो नहीं बनी। इन दोनों में क्या है जरूरी है, एहतियात जरूरी। अपना तर्ज जिंदगी जो है आपको वो तब्दील करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता डेंगू, याद रखें डेंगू भी जानलेवा मर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सैकड़ों अमवात जो है वो होती रही हैं हमारे सूबे में और हमारे पूरे मुल्क में, सैकड़ों अमवात जो है वो इससे हुई हैं। और वही सूरत हाल कोरोना से जो अब बनी पड़ रही है, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल कोरोना में ना हो। लिहाजा खुद भी केयर करें, बाकी अपने अहले खाना की भी हिफाजत करें और अपने एरिया के लोगों की भी हिफाजत करें। हिफाजत क्या करनी है, सिर्फ आपने अपने घरों में एहतियात करनी है। जिस तरह आपने बताया कि वाटर कूलर जो है हर घर में मौजूद है, अभी सीज़न है, चल भी रहे हैं, तो उनका पानी जो है वो बदलते रहें। और अगर बंद पड़े हुए हैं तो उनको चेक करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी फ्रिज जो है उसका पानी जो है उसकी टेबल को चेंज करते रहें और अपने घरों में इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं भी पानी। तो हम कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ऑब्वियसली लोग इस पे अमल भी करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी होती नजर आएगी। जिस तरह से टीमें तश्कील दी जाती हैं, छापे मारे जाते हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, वो किया जाएगा। देखें जी, ये बात मैंने पहले आपको बातों बातों में बता दी थी कि अगर डेंगू स्क्वाड की जिम्मेदारी कोरोना में नहीं लगी तो फिर ये चीज़ जो है वो बड़ी इजीली कंट्रोल हो सकती है। लेकिन तमाम तर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अभी कोरोना की तरफ ही तमाम तर उनकी तवज्जो जो है वो है और टीमें जो हैं वो कोरोना पे ही ड्यूटी दे रही हैं। और रही बात इसकी डेंगू के हवाले से, तो अब 104 मकामात से जब ये डेंगू लार्वा बरामद हुआ है तो मैं कल देख रहा था कि इन्होंने बाकायदा मीटिंगें जो हैं वो भी शुरू कर दी है ज़िले इंतज़ामिया ने कि इनडोर आउटडोर सर्वेलेंस जो है उसको बढ़ाया जाए। हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखी, जब सर पे आके पढ़ना शुरू हो गई है, मीटिंग्स का इनेकाद करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आपने कहा कि कोरोना पर सारी तवज्जो दी जा रही है, तो कोरोना के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी क्या सूरत हाल है वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर डिस्कस करेंगे। शहर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। 1168 नए मरीज सामने आए हैं और शहबाज शरीफ का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। 10 अफराद, अगर कल के दिन की हम सिर्फ बात करें तो कोरोना की वजह से ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। तादाद अब हज़ारों तक पहुंच चुकी है। हर रोज़ 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं अब वो ऐड होते जा रहे हैं और गुज़श्ता दिन रिकॉर्ड पाकिस्तान में अमवात भी हुई हैं और केसेस भी सामने आए हैं। देखिए, ये सिर्फ 14 घंटे का डाटा जो है वो हम डिस्कस कर 24 घंटे का डाटा जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1168 मरीज जो है, मुतासरा मरीज, कंफर्म पेशेंट जो है वो सामने आए हैं। और ये पेशेंट वो हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करवाए थे और जो चीज़ सामने आ गई है। अभी भी आप यकीन जाने, हमें भी अभी भी कई कॉल्स मौसूल होती हैं जानने वालों की जो कि ये कहते हैं कि हमें सिम्टम्स हैं लेकिन हम डर के मारे टेस्ट नहीं करवा रहे, हम खुद आइसोलेट हो गए हैं, 4-5 दिन तक हम आइसोलेट रहेंगे और उसके बाद हम अपना टेस्ट जो है वो करवाएंगे। लेकिन अभी हम टेस्ट नहीं करवाना चाहते, हम हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते। हॉस्पिटल की सूरत हाल ये है, हॉस्पिटल की सूरत हाल वो है। तो और इन्हीं हालात को देख के लोग टेस्ट नहीं ना करा रहे हैं कि अस्पतालों में हम बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से मरीजों को जगह ही नहीं है। यही बात है ना कि अगर लोग पहले कुछ एहतियात करें तो पहले सुनने में ये मिलता था कि जी कोरोना नहीं है, लोग कहते थे जी हमें तो नहीं पता कि कोरोना है या नहीं है। अब आप यकीन जाने हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि मेरी फैमिली में कोरोना का मुतासरा शख्स जो है वो मौजूद है। अब तो बहुत ज्यादा क्लोज वन आपके जो हैं रिश्तेदार करीब करीब आपको वहां सुनने में आ रहा है। और अब ये प्लाज्मा की स्टोरी, आप यकीन जाने के
इतनी कॉल्स रिसीव होती हैं कि पेशेंट्स को प्लाज्मे की ज़रूरत है और लोग जो हैं वो अपना प्लाज्मा जो है उन्हें यकीनन अतिया करना चाहिए, इंसानी जान को बचाएं और इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। और दूसरी तरफ जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ लाहौर में जो मुतासरा मरीज़ों की तादाद है वो 22,000 से तजावज़ कर गई है। मुझे आज भी याद है, अभी ये कुछ माह पहले की बात है जब यही बैठे डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर में कोरोना का एक कन्फर्म पेशेंट जो है वो निकल आया है, सामने आया बिल्कुल है, ऐसे ही है। माजरत। और अब जो है कुछ माह में आप सूरत हाल देखिए 22,000 से तजावज़ कर गई है। और ये सूरत हाल ये सिर्फ लोगों की बेहतियाती की वजह से ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से ये तादाद जो है ये 22,000 से तजावज़ कर गई है। अब आप ये देखें कि WHO ने, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि उसने एक लेटर लिखा है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर 14 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। पास ऑप्शन जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ जो है, जो मेरी अपनी थिंकिंग है वो मैं लाजमी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट की ये सोच है ना कि लोग जो हैं वो भूखे मर जाएंगे 14 दिनों में, तो मेरे ख्याल से लोग भूखे नहीं मरेंगे। लोगों को अभी भी, बेचारों को रोज़गार जो है वो नहीं उस तरह मिल रहा है, या अभी भी उनका कारोबार वैसे नहीं चल रहा। जब हुकूमत ने पहले लॉकडाउन किया था और तब आप यकीन जाने मुखय्यर हज़रात ऐसे निकलकर सामने आए थे, फलाही काम उन्होंने किए थे कि हर घर में राशन जो है, हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बिल्कुल ऐसे फलाही तंजीमों की बात कर रहा हूँ और मुखय्यर हज़रात की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने अपने तहत जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों के घरों में राशन जो है वो पहुंचाया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जो है इस चीज को जरा थोड़े से तरीके से, थोड़ा मतलब इंटेंस तरीके से सोचे, प्रॉपर एक प्लानिंग की बस आपको जरूरत है। मेरे ख्याल से अब ये चीज नागुज़ीर है कि आपको लॉकडाउन के अलावा कोई हल नहीं, लॉकडाउन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हमारे पास ये मुश्किल नजर आ रही है कि आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ फील्ड हॉस्पिटल के हालात में डिस्कस करना चाहूंगी। सर्वे रिपोर्ट ने एक्सपो फील्ड अस्पताल का पोल खोल दिया है। ये पेज नंबर 3 पर खबर है, जिसके मुताबिक उस्मान अलीम की खबर है, कमिश्नर ऑफिस से डीसी को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट में नाकिस इंतजामात का इतराफ किया गया है। तो ये नाकिस इंतजामात तो इमरान पहले दिन से सोशल मीडिया पर लोग जो थे वो वीडियोस बना के शेयर कर रहे थे कि वहां पर हालात क्या हैं। तो अब इतराफ करना कौन सी बड़ी बात है? देखिए ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पर नहीं डालना चाहता। ठीक है, हमेशा से ये सूरत हाल होती है कि गवर्नमेंट कोई भी हो उसके इंतजामात जैसे भी कर ले, कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है। लेकिन आप यकीन जाने, जब हम लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे कुछ कमी वाली बात नहीं थी। यहाँ पर हमने पहले दिन से हालात बहुत ज्यादा बुरे देखे हैं। बिल्कुल हालात वहाँ पर बुरे थे। खाने पीने के हवाले से बात सुने, सहूलियात के हवाले से बात करें तो नो डाउट वहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी ख़राब थे। जब मैं PKLI में एडमिट था और वहाँ पर कुछ डॉक्टर जो हैं वो जोहर टाउन से, एक्सपो सेंटर से जब PKLI में आए, तो उनसे जब हमारी फ़ेस टू फेस बात हुई तो उन्होंने हमें आगाह किया कि वहाँ पर लोगों का जो अपना रहन सहन है या तर्ज ज़िंदगी है, वहाँ इलाज मुआवजे के हवाले से लोग इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे। और वीडियोस आपने देखी है कि लोगों को आइसोलेट किया गया, लेकिन लोग वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स खेले जा रहे हैं, क्रिकेट हो रही है। तो फिर हम सारा मलबा फिर गवर्नमेंट पे कैसे डाल सकते हैं? गवर्नमेंट पे तो आप इल्ज़ामात आयद करें ना जब आप खुद जिम्मेदारी का एहसास जो है वो कर रहे हों और जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो आप वहाँ पर कर रहे हों। जब आप खुद ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर रक्स चल रहा है, वहाँ पर वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक बन रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी आपको सीरियस लेगी? संजीदगी का आलम तो ये है, अभी भी आप टिकटॉक्स पे देखें, सोशल मीडिया पर देखें, इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट लिया जा रहा है। अभी ऐसे ही है, लोग मीम्स डिफरेंट आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं कोरोना के हवाले से। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में उस तरह अमवात नहीं हो रही जैसे दीगर ममालिक में अमवात हुई हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खास करम अल्लाह ताला का हम पर कि अमवात की शरह जो है वो काफी कम है। लेकिन एक मौत तो मौत है ना, जिस घर में एक मौत होती है पूरा खानदान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बजाय ये कि जब पानी सर से गुजर जाए आप फिर पछताएं, तो थोड़ी सी एहतियात अभी कर लें अपने लिए भी, अपने प्यारों की जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगली खबर ऐड करना चाहूंगी। सवामी नगर में 100 बेड का कोरोना अस्पताल बनेगा, ICU भी मुंसलिक होगा। मेरे ख्याल से अब ये वक्त की अहम जरूरत है। अस्पतालों की सूरत हाल और जिस तरह से ICU में हम देख रहे हैं कि कोई बेड अवेलेबल नहीं है। हमें बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि किसी तरह खुदारा उनकी हेल्प कर दें, उनको ICU में एडमिट होना है, कोई सिफारिश कर दें, लेकिन हालात ऐसे हैं ही नहीं कि आप किसी की हेल्प भी कर सके। हर अस्पताल में कोई बेड आपको खाली नहीं मिल रहा। आप यकीन जाने कि लोग अब पैसे हाथों में लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर
खड़े इल्तजाएं कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई बेड जो है वो मिल जाए, उनका पेशेंट जो है वहाँ एडमिट हो जाए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनके पास भी स्पेस अब नहीं है। जितने भी लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमें कॉल्स आई हैं, मैंने खुद बड़ी कोशिश की है अपने जानने वालों के लिए जो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इस बड़े हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं तो काइंडली हमें अगर यहाँ पर जितने मर्जी पैसे ले लें हमारा पेशेंट जो है वो एडमिट करवा दें। मतलब बात ये है कि लोगों की सिर्फ लाहौर में 22,000 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो हो चुके हैं, तो आप यकीन जाने कि पंजाब और पूरे मुल्क में क्या और अभी हमारी टेस्टिंग भी वैसी नहीं है। अभी हम अगर टेस्ट हमारी सहूलत बढ़ा दी जाए, जैसे कि WHO ने कहा यौमिया 50,000 टेस्ट होने हैं, तो उसके बाद पता नहीं हकीकत क्या होगी। खैर, हम मरीजों की तादाद में इजाफे की बात कर रहे हैं और इसके साथ ये कह रहे हैं कि नागुज़ीर है अब नया अस्पताल भी बनाया जाए, 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल ये बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जी? तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अभी हमने जो अस्पतालों की हालिया सूरत हाल, शहर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से अब लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। सभी लोग जो है इससे परेशान नजर आ रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको कैसे संभाला दिया जा सकता है, बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर की है कि एक जाने मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, होश रुबा इजाफा हो रहा है, दूसरी अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। शहर के तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं। इमरान, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो हम पहले भी बता रहे हैं कि जिस तरह आप देखें ना कि 24 घंटे में हजारों मरीज जो हैं वो, सैकड़ों मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और सिर्फ पिछले 24 घंटे में मरीजों की तादाद जो है वो 1168 से तजावज़ कर गई है, और टोटल लाहौर में 22,000 से ज़ायद पेशेंट जो है वो हो चुके हैं। लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर अभी सहूलियात भी हैं और लोग थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास भी कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कर रहे हैं, वहां पर 22,000 से ज्यादा मुतासरा शख्स जो हैं वो हो गए हैं। तो बाकी इलाकों में सूरत हाल क्या होगी, आप सूरत हाल देख सकते हैं। और जो हॉस्पिटल की सूरत हाल है वो तो अब आपको पता है कि पहले वो हम बसाम से जान लेते हैं। बसाम ने हमें ज्वाइन किया है, बेहतर तरीके से वो बता सकेंगे। थैंक यू सो मच बसाम। शहर के अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों के लिए अब जगह कम है, ICU बेड्स मैसर ही नहीं है। क्या सूरत हाल है? जो मरीज आ रहे हैं फिर उनको क्या कहा जा रहा है? जी अना, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस करदा बेड थे उनके अंदर जो है वो अब कमी देखने में आ रही है, क्योंकि जो बेशतर जो इस वक्त बेड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। लाहौर शहर के अंदर कोरोना के मरीजों के लिए जो है वो 8 टीचिंग अस्पतालों के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो कायम किए गए थे। इनके अगर अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो मेयो अस्पताल के अंदर इस वक्त 80% जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं वो मरीजों से भर चुके हैं। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल के अंदर HDU और ICU जो है उसके अंदर बिल्कुल इस वक्त जो है वो जगह नहीं बची, और बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो इस वक्त 100% तक जा पहुंची है। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल के अंदर जो है वो 93% जो उनके ICUs हैं, बल्कि 93% जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और तकरीबन 70 से ज़ायद जो है वो उनके जो ICU हैं वो इस वक्त फेल हो चुके हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर जो है वो इस वक्त सिर्फ 4 बेड्स मुयस्सर हैं, और साथ ही साथ मरीजों के लिए जो है वो जो ICU है वहाँ पर इस वक्त कोई बेड मुयस्सर नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट यकी गेट अस्पताल के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वो 97%, जबकि जो ICU है वो इस वक्त 50% तक जो है। बसाम, ये तमाम सिचुएशन आप बता रहे हैं, मुझे अब सिर्फ ये बता दें कि मरीज जो कि लवाहिकीन अपने मरीज को बिगड़ी हुई हालत में लेकर आते हैं, उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा होता, उन्होंने सिर्फ अपने प्यारे का इलाज कराना है, उसको फिर क्या कह के वहां से वापस भेजा जा रहा है अस्पतालों से? फिर हम इसलिए देख रहे हैं शरह अमवात भी बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि आने वाले मरीजों को जो अभी अस्पताल के अंदर आ रहे हैं वो सारे जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। उनमें से बेशतर को जो है वो इलाज मुआवजा मुकम्मल तौर पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो ICU और HDU के अंदर जो है वो जगह कम पड़ गई है। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिन जो है वो UHS की जानिब से एक फैसला किया गया और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को उसकी रिक्वेस्ट भी भेज दी गई है कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ मुंसलिक जो अस्पताल हैं उनके अंदर
कोरोना के मरीजों के लिए जो है वो बेड मुख्तस किए जाएं। तो मुख्तलिफ अदारोों की जानिब से काविशें की जा रही हैं, मगर इस वक्त जो है वो हालात ये हैं कि अस्पतालों के अंदर जो क्रिटिकल पेशेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच बसाम। अब सिर्फ काविशें नहीं, अब मेरे ख्याल से इमरान अमली इकदाम नजर आने चाहिए। सीएम की यहाँ पे स्टेटमेंट शामिल करना चाहूंगी, जो कि कह रहे हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मॉडल पॉलिसी बनेगी। कब बनेगी बताइएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ इमरान, मैं तो परेशान हो गई हूँ बसाम की सूरत हाल भी सुन के। तो ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है, अब इसके लिए किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? देखें जी, ये तो अभी तक इजलासों तक ही महदूद है और इजलास में ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। जिस तरह बसाम ने बात की है, पहले तो इस वबा के हवाले से अगर देखा जाए कि ये पहली बार ये वबा जो है ये पाकिस्तान में आई, और उसके बाद की अगर सूरत हाल ये देखी जाए तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले ही तैयार नहीं थी, कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं थी। जब दीगर ममालिक में ये फैल रहा था तब हम सिर्फ दुआएं कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में ना आए, लेकिन अमली इकदाम जो हैं वो वैसे नज़र नहीं आए। हालांकि जो मुख्तलिफ वज़रा हैं जो कि गवर्नमेंट की सूरत हाल जो है उस पर बस उन्होंने पॉजिटिव रोल जो है वही प्ले करना है और स्टेटमेंट जो है वो जारी करनी है। वो स्टेटमेंट तो देते रहे कई माह बाद कि हमने जी पहले से तैयारी शुरू कर ली, लेकिन जो तैयारी की वो अभी भी नज़र आ रही है कि अभी भी सिर्फ प्लानिंग जो है वो हो रही है। हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें कि हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान वो क्यों है, वो इस वजह से कि किसी भी हॉस्पिटल में पहले से कोरोना वार्ड कोई नहीं था, ये हंगामी सूरत हाल थी। सो हंगामी तौर पर ये वार्ड जो हैं वो बनाए गए और अभी भी जैसे स्वामी नगर में अब ये 100 बेड का हॉस्पिटल जो है वो बनाने का फैसला किया गया है। तो ये चीज़ें अब करना पड़ेंगी और तेज़ी से करना पड़ेगी। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि मॉडल पॉलिसी के हवाले से, तो मॉडल पॉलिसी जो है वो मेरे ख्याल से शायद अभी तो इनको फ़ायदा ना दे, लेकिन आज वक्तों में ज़रूर फ़ायदा दे सकेगी, क्योंकि अभी आप मॉडल पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसका मैकेनिज्म बनाएंगे, फिर उस पर अमल दरामद कैसे करना और कैसे करवाना है, उसके SOPs जो है आप बनाएंगे, तो ये आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें जितना टाइम लगेगा उतनी देर में पानी सर से गुजर। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि लोग जो हैं वो अपने प्यारों को लेकर कहाँ जाएं, और आप यकीन जाने कि अभी भी लोग 2-2 दिन तक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं अपने मुतासरा मरीजों को लेकर, उनकी अमवात जो है वो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो परेशानी, वो गम वही लोग जान सकते हैं जिनका कोई अपना प्यारा चला जाता है, जिसका कोई नेबुल बदल नहीं होता। और फिर ये मौजूदा सूरत हाल जो कि हर तरफ आपको परेशानी ही नज़र आ रही है, ये कोरोना की सूरत हाल, डेंगू की सूरत हाल एक तरफ, अब लोग परेशान किस चीज़ से हैं कि उन्हें ओवर बिलिंग भी की जा रही है। मसला एक नहीं है, मसले बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई और उसके साथ साथ कारोबार लोगों के तबाह होकर रह गए हैं। तो दूसरा, लोग इतने पैसे कहाँ से लाएं कि ओवर बिलिंग भी वो करें और इसके साथ साथ बिल ज़्यादा उनको देने पड़े, महंगाई की चक्की में वो पिसते चले जाएं। तो लोग जाएं तो कहां जाएं, हम इस पे बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और मैं तो ये कहूँगी कि ये लॉकडाउन, ये मौजूदा परेशानी की सूरत हाल, इसका फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं। लेस्को भी इस बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है। ओवर बिलिंग की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी छुपाने के लिए सारिफीन पर अब एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है। क्या कहेंगे इमरान? देखिए, बिल्कुल इस लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 माह से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स जो हैं वो बंद है, और अब उसका सारा मलबा जो है वो नुकसान तो उन्हीं लोगों से, आवाम से ही पूरा करना है ना। और हमेशा से लेस्को जो है वो इसी तरह करता है और कोई लेस्को को पूछने वाला नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि जब गवर्नमेंट ने जब लेस्को ने ओवर बिलिंग की और गवर्नमेंट ने इसको पूछा हो। हमेशा जो है वो हमारी अदालतें जो हैं वही नोटिस लेती हैं, या कोई सारिफ जो है वो दरख्वास्त लेके कोर्ट के पास चला जाता है तो वहाँ पर रिलीफ जो है वो मिल जाता है, और कोर्ट ऑर्डर देती है कि लोगों पर जो आपने इजाफी बिलिंग की है उनको उसके पैसे जो है वापस किए जाएं। यहाँ पर वाज़े तौर पर बताया गया है कि डिफॉल्टर की रकम 14 अरब रुपए हो गई है, बताया गया है, ये चीज मेंशन की गई है, और अब उसका खमियाजा अवाम पर डाला जा रहा है इजाफी यूनिट्स की सूरत में। अब जब ये चीज वाजे है तो फिर इस पर अकाउंटेबिलिटी करना, इस पर इन लोगों की पकड़ करना कितना मुश्किल है। देखें, ये शाहिद सिप्रा की खबर है, और हमेशा शाहिद सिप्रा ने ऐसी ही कई खबरें जो है वो हाईलाइट की हैं कि जो इंटरनल मैटर्स हैं वो सामने लेकर आए हैं। लेकिन कभी भी जब हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें, तो हमने कभी उसके आगे ये नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन लिया हो या किसी और इदारे ने एक्शन लिया हो, सिवाय कोई शहरी उठकर खुद अदालत ना चला जाए। गवर्नमेंट को कभी ये ख्याल नहीं आता कि अवाम पर इजाफी बिजली का बोझ जो है वो डाला जा रहा है। अब ये देखें कि जो कनेक्शन मुनक़ता है उनको जब बिलिंग की जाएगी और ओवर बिलिंग उनको फिर दोबारा की जाएगी, और सिर्फ इसलिए कि आपके जो लाइन लॉसेज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया बंद होने की वजह से बढ़ रहे हैं, उसका सारा मलबा जो है वो आप डाल रहे हैं आम सार्फिन पर। और हमेशा से आप इस सूरत हाल से फिर ये अंदाज़ा लगा लें
कि अरबों रुपया फिर ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंडस्ट्री जो है उससे भी लेते होंगे, बिल्कुल उन्हें भी इतनी ही ओवर बिलिंग जो है वो करते होंगे। अब वो बिलिंग बंद है तो आप अपने लाइन लॉसेस जो है वो आम सार्फिन से पूरे करने जा रहे हैं। तो जो इस खबर में चीज़ें मेंशन है उसमें ये बताया गया है कि ये चीज़ें 11% से बढ़ के 16% तक पहुंच चुकी हैं। और अब आवाम जो है वो तैयार रहे, एक वही जिस तरह आपने बात की कि एक तरफ कोरोना है, एक तरफ महंगाई है, और अब ये डेंगू जो है वो भी सर उठाना शुरू हो गया है। तो आवाम बेचारी उसको तो सांस लेने देना नहीं है कि राइट लेफ्ट आगे पीछे हर तरफ से आपने जो है उस पे आवाम पे बोझ डाल देना है और कोई सकत छोड़नी ही नहीं है। आवाम को हम सोचने कह रहे हैं आवाम पे हर तरफ बोझ डाला जा रहा है। तो एक चीज जो मुझे नजर आई है आवाम के लिए, आम आदमी की बात की जा रही है, वो ये है कि आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी का मैकेनिज्म तैयार किया है। सब्सिडी हर किसी को अब नहीं मिलेगी। इस चीज को जरा वाजे कर दे, एक तरफ आम आदमी की बात की जा रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी अब हर किसी को नहीं मिलेगी। मैं अब इसमें आपको ये चीज बताता हूँ। देखिए, जब भी गंदम कम होती है या बाजार में आपने देखा है कि आटा महंगा होता है, मतलब 1000 रुपए का 20 किलो का थैला जो है वो रिसेंटली बिकना शुरू हो गया था, तो महकमा खुराक या हुकूमत करती क्या थी? हुकूमत ये करती थी कि मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रकिंग पॉइंट जो है वो लगा दिए जाते थे, या इतवार बाजारों में सस्ता आटा फराम कर दिया जाता था। और होता क्या था, दुकानदार वो आटा लेकर जा रहे हैं, मुख्तलिफ बड़े होटल्स वो आटा लेकर जा रहे हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वो आटा खरीद कर लेकर जा रहे हैं, और बाज़ का मिली भगत से पूरे के पूरे ट्रक जो है वो भी गायब हो रहे थे। तो अब जो है ये कल जो इजलास हुआ है और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो हुकूमत सस्ता आटा फराम करती है वो टारगेटेड हो। इस हवाले से जो सब्सिडी है, जो प्लान है ऑलरेडी सब्सिडाइज आटे का, उसको चेंज किया जाएगा। और होगा क्या कि ये होगा कि स्पेसिफिकली सिर्फ जो गरीब आदमी है उस तक आटा पहुंचेगा। और इसके लिए एक बड़ा फैसला जो है वो ये भी किया गया है कि जो वजीर आजम का एहसास प्रोग्राम है, आया कि उसमें भी थोड़ी कमी कोताहियां मौजूद हैं उस डेटे में भी, लेकिन उस डेटे का सहारा जो है वो लिया जाएगा कि जो एहसास प्रोग्राम के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि हम गरीब हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, 2 वक्त का खाना भी नहीं हम खा सकते, तो उन लोगों को सब्सिडाइज आटा जो है वो फराम किया जाएगा या यूटिलिटी स्टोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो गवर्नमेंट ये करती है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रक लगा दिए जाते हैं और बड़े बड़े होटल वो सब्सिडाइज आटा जो है वो खरीद कर ले जाते हैं और गरीब बेचारा उसको उसकी सहूलत नहीं मिलती। तो अब इस चीज को जो है वो तब्दील किया जाएगा और मेरे ख्याल से ये अच्छी सोच है अगर इस पे अमल दरामद कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर इन चीज़ों का कोई फायदा रहेगा। खैर, हम इस पर मजीद बात करेंगे, अगली खबर की तरफ भी जाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। स्कूलों को 16 करोड़ 94 लाख के फंड्स मुंतकिल नहीं हो सके, बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं हो सकी, तरक्याती मंसूबे भी इल्तवा का शिकार हैं, स्कूल बंद पड़े हैं। तो मुझे बताइएगा, अभी तरजीह हमारी ये हो सकती है, होनी चाहिए? देखिए ना, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो 16 करोड़ के फंड्स हैं ये नॉन सैलरी बजट है। नॉन सैलरी बजट में फिर आपका आ जाता है कि बिलों की अदायगी होनी है और मुख्तलिफ जो आपने तरक्याती काम करवाने हैं वो करवाए जा सकते हैं। स्कूलों में बेसिकली तरक्याती काम कब होते हैं? वो छुट्टियों में ही होते हैं। अब कोरोना वबा है, तमाम तर बजट जो है वो कोरोना की तरफ लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने और उसी पे सारी तवज्जो है। अभी तो हम ये देख रहे हैं हर बजट पे कट लगा के उसको कोरोना पे मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा हम ये कहते हैं कि स्कूलों की हालत जार जो है वो भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अभी जो सूरत हाल है, जो लाहौर के 1148 स्कूल हैं जिनके लिए ये फंड जो है ये मुख्तस किए गए थे और ये रवा माली साल में तीसरी किस्त जो है वो जारी करनी थी, जो कि 16 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें आपने बिजली के बिलों की अदायगी करनी थी और मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने थे। जो एजुकेशन अथॉरिटी है उसके मुताबिक भी ये तमाम तर तरक्याती काम स्कूलों में तब ही करवाए जाते हैं जब स्कूल बंद होते हैं, स्कूल में तातीलात होती हैं। और अब कोरोना की वजह से तो वैसे ही स्कूल बंद हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टियाँ हैं। तो एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो यही चाहती थी कि स्कूलों में जो है वो तरक्याती काम करवाए जाएँ, लेकिन बजट जो है वो नहीं ट्रांसफ़र किया गया इन 1148 स्कूलों के अकाउंट्स में। तो तरक्याती काम जो है वो उन स्कूलों में नहीं हो रहे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये 16 करोड़ जो हैं ये अब कोरोना की तरफ ही कन्वर्ट हो गए होंगे। यही वजह है कि अभी तक इन स्कूलों को
रकम जो है वो जारी नहीं की जा सकी। लेकिन बात यहाँ पर आप ये भी देखें कि बिजली के बिल अगर अदा नहीं किए जाएंगे तो फिर लेस्को के हवाले से अगर बात करें, जो कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइन लॉसेस जो बढ़ रहे हैं लेस्को के, फिर लेस्को ने ये सारा बोझ जो है वो आम आवाम पे ही डालना है ना, कि अगर सरकारी महकमों से भी उसको बिल मसूल नहीं हो रहे तो फिर उस जनता से लेंगे जिसके बिल आप 2 माह अगर वो ना सबमिट करवाएं तो उनके कनेक्शन जो है आप मुनक़ता कर देते हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं और फिर मीटर लगाने पे भी अलग चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। ऐसे ही अगली खबर की तरफ जाएंगे। एक्सपोर्ट की मद में $2 बिलियन का नुकसान हुआ। लाहौर चैम्बर की जानिब से ऐसा कहा गया है। गैर दस्तावेजी और ब्लैक सरमाए को गर्दिश करने दिया जाए। इरफान इकबाल शेख और मियां जाहिद जावेद की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। देखें जी, ये सूरत हाल तो सामने आनी थी। अब कोरोना की वजह से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज रुकी पड़ी है, कारोबार आपके बंद हैं, लोग बेरोजगार हुए बैठे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक ये नहीं सोचा जा रहा कि मुल्क को माशी तौर पर कैसे मुस्तहकम करना है। अभी तक गवर्नमेंट जो है वो भी सिर्फ यही सोच रही है कि किसी तरह कोरोना जो है इसका खात्मा हो, इससे लड़ा जाए, या कोरोना की मद में हमें कोई एड मिल जाए, कोई फंडिंग मिल जाए। तमाम तर सोच जो है वो गवर्नमेंट की। अभी तक मुल्क को माशी तौर पर कैसे मुस्तहकम करना है, अपने पाँव पर कैसे खड़ा करना है, आप ये देखिएगा कि खुदा ना खास्ता मुझे ये सूरत हाल नजर आ रही है कि जब कोरोना चला जाएगा उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ज्यादा अबतर होगी। कि जो माशी तौर पर हमारे बिजनेसेस का लॉस हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं वो बेचारे कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो ये बहुत बुरी सूरत हाल होगी और गवर्नमेंट को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये वो दोनों चीजें हैं जिनको अब साथ साथ संभाला देकर चलना है, क्योंकि आगे आपको नहीं पता आपने कोरोना पर कब तक काबू पाना है, और अगर आपकी मैशत इसी तरह से बिगड़ती रही तो आने वाले हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाजरीन, हम जिस तरह से बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अस्पतालों से आपको अपडेट ये कर रहे हैं कि शहर के जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं वहां पर अब बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं, आईसीयू में स्पेस नहीं है, मरीज जाएं तो कहां जाएं। एहतियाती तदाबीर का भी बार बार आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद करने की भी आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, मरीजों का इलाज मुआवजा किस तरह से चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जाहिद चौधरी साहब, जो कि पल पल हमें इस तमाम तर सूरत हाल से अपडेट भी रख रहे हैं, शहर के अस्पतालों की सूरत हाल भी हमें बता रहे हैं। तो उनसे जान लेते हैं, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्पतालों की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब किस तरह से मरीजों को टैकल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, सूरत हाल आपके सामने है। अभी हमने कुछ ही देर पहले अपने नाज़रीन को अपडेट ये दी है कि टीचिंग अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, अब किस तरह से मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाएगा? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त ये कोरोना वबा जो है उसका हमें अंदाज़ा हुआ था कि जब ये चाइना में, बल्कि वुहान सिटी से जब ये इसने स्टार्ट लिया, तो तभी से जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप अपनी प्रिपरेशंस मुकम्मल करें। और हमें कमोबेश 1.5 से 2 माह का बहुत एक आइडियल टाइम मिला। इस अरसे के दौरान हम तमाम तर प्लानिंग कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते थे। देखें, चाइना से ये वबा जो है हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद थी। तो फिर उसके बाद ये इटली भी गई, स्पेन भी गई, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी दुनिया जो है ना वो इसकी लपेट में आई हमसे पहले। क्योंकि हम तो जो है ना वो अगर पाकिस्तान की बात करें तो 26 फरवरी, और अगर लाहौर की या पंजाब की बात करें तो 14 मार्च को पंजाब का पहला केस लाहौर में रिपोर्ट हुआ। तो हमें तो बड़ा एक आइडियल टाइम मिल गया जनवरी से ऑनवर्ड कि हम इसमें लर्न भी कर लेते, चीज़ें जो है उसके मुताबिक अपनी तय भी कर लेते। और फिर हमें ये भी अंदाज़ा था, एक्सपर्ट्स को ये पता था कि जब ये स्टार्ट होगी तो उस वक्त केसेस होंगे माइल्ड सिम्टम्स वाले, और बहुत ही कम उसमें से जो है वो सीरियस पेशेंट्स होंगे। लेकिन जो वक्त गुजरेगा फिर सीरियस पेशेंट्स आना शुरू अब हम उस फेज में आ चुके हैं। अब हम उस फेज में पिछले 10 दिन से हैं कि हमारा जो अब सीरियस पेशेंट है वो नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। वेंट पे जाने वाले अब पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। अब वो लीथल होती जा रही है ये वबा, और अब इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ख़तरनाक है और बड़ा जानलेवा होता जा रहा है।
अब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत थी, बिल्कुल ऐसे ही जिसकी हमने पहले प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो आपके अस्पतालों पे लोड बढ़ गया है। प्राइवेट अस्पताल आपके ऑलमोस्ट चोक हो चुके हैं। जो लोग अफोर्ड भी करते हैं इलाज मुआवजा कि उनको अपने अखराजात जो है वो खुद इलाज के उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक वो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं पे उनको इलाज मिल जाए। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी अब तो जगह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक है तो वो कहा ये जा रहा है कि जी हमारे पास अभी 60% है, 65% है जो हमारी फील्ड जगह है, बाकी खाली है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी टीचिंग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी आप पेशेंट केटर नहीं कर रहे, वो नेगलेक्ट भी हो रहा है, जलीलो ख्वार भी हो रहा है और उसको इलाज भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा है, यानी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जाहिद साहब ने शहर लाहौर की सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है ये भी बता दी। अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम ने, जो कि CEO म्यू अस्पताल हैं और पहले दिन से हम देख रहे हैं कि म्यू अस्पताल में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब की जानिब रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम अब देख रहे हैं मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि जगह कम पड़ती जा रही है, तो म्यू अस्पताल में तो पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। तो म्यू अस्पताल की सूरत हाल आप बताइएगा, अभी ओवरऑल क्या है, कितने मरीज हैं और किस तरह से वहां पर इलाज मुआवजा उन्हें फराहम किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त 80% जो पेशेंट हैं वो मेयो हॉस्पिटल में हैं कोरोना से। पहले भी यही सूरत हाल थी, अभी भी यही सूरत हाल है। डिफरेंस ये है कि पहले एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले केस होते थे और तकरीबन एक वक्त में 400-450 पेशेंट तक चले गए थे। अब सूरत हाल ये है कि अब सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं मेयो हॉस्पिटल में और वो आ रहे हैं जिनके सांस उखड़ रहे हैं, उनको सख्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये वो पेशेंट हैं जो 5-5, 6-6 दिन घर में गुजार के अपने आप को उस स्टेज तक ले आते हैं कि उनको दोनों लंग्स उनके बुरी तरह इन्वॉल्व होते हैं और उनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। और फिर इस स्टेज पर उनको घर वाले एम्बुलेंस पर या गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज जो है वो अस्पताल आने से घबरा रहे हैं क्योंकि स्पेस बार बार कहा जा रहा है नहीं है। आपने कहा कि घर में 4-5 दिन गुजार के ये मरीज आ रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि वो अस्पताल में आ रहे हैं लेकिन उनके लिए जगह नहीं वहां पर अवेलेबल है, तो फिर मरीज कहाँ जाएं बेचारे? देखें, मैं आपको बताऊं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के इस वक्त लाहौर में 507 बेड, 507 बेड्स हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट जिसमें वेंटिलेटर हैं वो 170 वेंटिलेटर इस वक्त फंक्शनिंग हैं। और कल रात को 12:30 बजे जब हमने इसको अपडेट किया कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितने वेंटिलेटर अवेलेबल होंगे और कितने हाई डिपेंडेंसी यूनिट, तो रात को 12:30 बजे शहर में 178 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड और 34 वेंटिलेटर अवेलेबल थे। इसलिए हुकूमत ने मेयो हॉस्पिटल में सेंट्रल कंट्रोल रूम लाहौर बना दिया है ताकि जब भी पेशेंट ने घर से शिफ्ट होना है या 1122 के जरिए शिफ्ट होना है, वो इन नंबरों पर फ़ोन करके पूछ लें कि किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, तो बजाय इसके कि उस हॉस्पिटल के बाहर इमरजेंसी में जाके इंतज़ार करें जहाँ बेड फुल हैं, वो घर से ही सीधा उस हॉस्पिटल में चले जाएं जहाँ पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट विद वेंटिलेटर मौजूद है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताएगा, आप जरूरत इस समर की, अजाई साहब आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताया जाए, क्योंकि लोग अब अपने पेशेंट को इस हालत में लेकर आ रहे हैं कि बिल्कुल ही जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि जिंदगी के आखिरी मरहले पे वो पहुंच चुके हैं। अब ये चीजें हम तशहीर क्यों नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये नंबर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर वो कॉल कर सकते हैं और फिर वो अपने पेशेंट को मुतल्लिका हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं? जी जाहिद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं बिल्कुल इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बेड्स खाली हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट में और इसके साथ साथ जो है वो ICU में, तो ये बात उनकी ये तो दुरुस्त है। उनका डाटा जो है वो यही शो करता है कि बेड्स खाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है तमाम अस्पतालों में अभी तक,
और अब ये जो कंट्रोल रूम है वो मुकम्मल तौर पे अभी इफेक्टिवली उस तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड नहीं है, सही। जिसकी वजह से पेशेंट ख्वार होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो पहले कहाँ जाए। होना तो ये चाहिए कि वो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उससे रब्ता कर लें, हेल्पलाइन तो डेफिनेटली ये किसी हद तक शहरियों को जो है वो गाइडलाइन तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तक जो है वो लोगों को पता ही नहीं है। ये अवेयरनेस चूँकि दी नहीं गई है, इसको बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर पब्लिसाइज नहीं किया गया इस चीज़ को, तो उसकी वजह से एक आम शहरी, एक आम पेशेंट जो है उसको बेचारे को नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, और वो फिर ख्वार होता है। बिल्कुल ऐसे। और यही हो रहा है कि इस वक्त जो पेशेंट्स हैं वो नेगलेक्ट भी हो रहे हैं, ख्वार भी हो रहे हैं, और उन्हें नहीं पता चला, एक से दूसरे हॉस्पिटल रिवॉल्विंग स्टोन बने हुए हैं बेचारे, तो वो उनको प्रॉब्लम तो बहरहाल बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। और अभी तक इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म उस तरह जो है वो नहीं वज़ा किया गया, ना ही तमाम अस्पतालों में कोई इस तरह की सूरत हाल अभी तक देखने में आ रही है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जी मेयो हॉस्पिटल, नो डाउट आपके 80% लोड तो आपके मेयो हॉस्पिटल ने उठाया, तो व्हाट अबाउट अदर टीचिंग हॉस्पिटल्स, उसमें बड़े बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, तो वो वहाँ पे उस लेवल की जो है वो अरेंजमेंट आप क्यों नहीं कर पाए। और फिर ये जो आपने वो एक्सपो सेंटर में बनाया था, तो वो तो आपका मॉडल ही फ्लॉप हो गया। तो वही पैसा खैर अगर आपने इस जो है वो टीचिंग अस्पतालों पे लगा दिया होता तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ता। पेशेंट की जो फैसिलिटी उसको देनी चाहिए, जो उसको इलाज मिलना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द प्रायोरिटी। और इसके लिए जो इकदामात हैं वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और मौजूदा सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहीं से हमें जो है वो बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। आगे भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब किस तरह से इस सूरत हाल को हम संभाला दे सकते हैं, रुक करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम की जानिब, उनसे जान लेंगे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब हम, जाहिद साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अब जितने पेशेंट आ रहे हैं सबको ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट वो हैं आईसीयू की, और इसके साथ साथ उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास ये चीज़ें अब कम होती चली जा रही हैं। तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये तमाम सिचुएशन? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि इस डिजीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन है। सही। और हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें कि 80% जो पेशेंट हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन अगर आप बाई पैप और सी पैप पर डाल दें, वो ना सिर्फ इम्प्रूव होते हैं, रिकवर करके वापस लो ग्रेड एरिया में भी चले जाते हैं। सही। तो हमारी जो स्ट्रेटजी फ्रैंकली वो ये है कि हम हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड इंक्रीज करें। अभी हम सुबह अपनी मीटिंग की है, तो हम इंशाल्लाह अगले 2 या 3 दिन में सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में 150 बेड जो हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा स्वामी नगर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर 80 बेड अब ऐड किए हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, और नवाज शरीफ जक्की गेट हॉस्पिटल में उसमें 100 बेड्स इंक्रीज ऐड कर दिए हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि पहले एक्सपो सेंटर में एक वक्त था 850 मरीज दाखिल थे। अगर वो एक्सपो सेंटर ना बनाया जाता तो ये पेशेंट सारे सरकारी अस्पतालों के नॉर्मल रूटीन बेड ऑक्यूपाई कर लेते, और जो दूसरी बीमारी वाले मरीज बिल्कुल इलाज से वो महरूम रह जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी दूसरी बीमारी में मुब्तला मरीज जो हैं वो तो नज़रअंदाज हो ही रहे हैं। वो भी हम मरीजों की शिकायत जो है हर रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से मरीजों को परेशानी का सामना है। कुछ में ये जो प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, इसकी तरफ आना चाहूँगी। मेयो अस्पताल में बताइएगा इस प्रैक्टिस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अब बार बार इस चीज़ की हौसला अफजाई की जा रही है कि जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं वो मैदान में आएँ और जिंदगियाँ बचाएं। तो आपने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी अब? जी बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट की लिस्ट है जिनको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है रिकवर हुए। सही। और हमने मेयो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ये मशीन भी मौजूद है। हमने कल भी एक पेशेंट का प्लाज्मा ड्रा करके उसको एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब जिस पेशेंट को भी प्लाज्मा की ज़रूरत होगी हमारे पास डोनर की लिस्ट भी मौजूद है।
और सिर्फ डोनर के आने की देर है, और जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास किट भी अवेलेबल है, प्लाज्मा के निकालने वाली मशीन भी मौजूद है, तो हमें इसमें कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ डोनर की अवेलेबिलिटी मैटर करती है। अभी तक तो हमें 41 लोगों ने कंसेंट दे दी है कि वो प्लाज्मा देने को तैयार है। सही, तो हम भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि वो मैदान में आएँ, अपना प्लाज्मा डोनेट करें, किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, टेस्ट की सूरत हाल में जानना चाहूँगी, टेस्ट कैपेसिटी कहाँ तक पहुँची है? जबकि अभी हमने देखा कि WHO की जानिब से कहा गया है कि यौमिया 50,000 टेस्ट होने चाहिए। तो बताइएगा, मेयो हॉस्पिटल में, शहर के दीगर अस्पतालों में सूरत हाल क्या है? ख़ास तौर पर यहाँ पर टेस्ट की कैपेसिटी क्या है? देखिए, यहाँ पर जब ये वबा शुरू हुई, लाहौर में एक सरकारी और एक प्राइवेट सेक्टर में मशीन मौजूद थी। अब लाहौर में 7 सरकारी हॉस्पिटल में और 8 प्राइवेट सेक्टर में ये मशीनें मौजूद हैं, और डेली 5,000 से ज़्यादा पूरे पंजाब में और 3,000 से ज़्यादा लाहौर में टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के। सही, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, जो कि CEO हैं मेयो हॉस्पिटल, और मेयो हॉस्पिटल की सूरत वो बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर इलाज मुआवजा फराम किया जा रहा है। जाहिर साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी है। मेयो हॉस्पिटल में टेस्ट कैपेसिटी, अब हम ये भी अपने नाजरीन को बता रहे हैं, शिकायत भी यही आ रही है कि टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं हैं अस्पतालों में, तो किस तरह से पता चलेगा कि कोरोना पॉजिटिव कितने लोग हैं? देखिए, जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना लैब्स की, अब मेयो की अपनी लैब तो है नहीं, बिल्कुल ऐसे मेयो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लैब इस्तेमाल कर रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 150 साल से ज़्यादा पुराना अदारा है, सबसे पायनियर अदारा है सब कॉन्टिनेंट का, अनफॉर्चुनेटली अब देखें कितनी बदकिस्मती है कि उसका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो एक कोरोना का टेस्ट कर सके। यानी आप किंग एडवर्ड जैसा अदारा भी अगर टेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, अगर फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी ये टेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखती, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि आपके अरेंजमेंट्स हैं किस लेवल के। इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आपने शुरू किया, लेकिन वहाँ पे आपके पास किट्स ख़त्म हो गई, और अब वो किट्स आप उस लेवल के ऊपर उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इसी तरह आपने जनरल अस्पताल में जो शुरू की लैब, वहाँ पे जो है ना वो स्टार्ट की, लेकिन उसके लिए भी किट्स ख़त्म हो गई। सेकेंडली वहाँ पे ना सिर्फ पहले जो है ना वो उनकी तो पूरी वो चेन ऑफ कमांड ही जनरल अस्पताल की जो है वो इफेक्ट हो गई, और उससे तो वैसे ही उनके जो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई। अब इशू ये है कि सर्विसेज में, सिम्स देखें अगेन एक बड़ा टॉप मेरिट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे नहीं है, शेख ज़ायद में नहीं टेस्ट हो रहे, तो ये आपके बड़े टीचिंग अस्पताल तो खुद से टेस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये इतना बड़ा मसला है कि अगर आपके पास अंडर वन रूफ ये फैसिलिटी नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट आएगा वो डेफिनेटली जलील भी होगा, ख्वार भी होगा। आप उसको उसका जो है ना वो उसको बिल्कुल उस बेचारे को तिगनी का नाच नचा देंगे, और वो बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। आपने सही कहा, आधा मरीज तो वहां पर ही अब आपने टेस्ट करना है। पहली बात तो ये कि आपके पास अपनी फैसिलिटी तो है नहीं, आप पहले जो है ना वो VTM ढूंढेंगे कि उसकी वायल लें जनाब, उसका जो है ना वो कहीं से स्वैब ले लें जी, चलें ओके जी, बड़ी अच्छी बात है अगर ये हो भी गया तो। अब लेके तो टीचिंग अस्पताल, टर्शरी केयर को ये कहा जाता है कि टर्शरी केयर टॉप का जो लेवल होता है ना मेडिकल उसका साइंस का इसमें हेल्थ केयर में, वो है टर्शरी केयर। तो आप कहने को टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, और आपने वो सैंपल लेगी तो एक टेस्ट जो है उसके लिए फिर आपने लैब में बारे बारे भेजना है, वो करना है, वहाँ से 1 दिन में रिपोर्ट आए, 4 दिन में आए, क्योंकि वो अपने टेस्टों को प्रायोरिटी देंगे, आपको नहीं देंगे। अब 2 दिन में, 3 दिन में, अच्छा अब वो मरीज जो खड़ा है आपके सामने, जिसका आपने टेस्ट जो है ना वो उसका सैंपल ले लिया, अब वो कहाँ जाएगा? वो 3 दिन वो सड़क पे खड़ा रहे, ऐसे ही है। आप उसको दाखिल करने की पोजीशन में नहीं होते। अब आप जो है ना वो परेशान है, और ये इतना बड़ा मसला है, प्रोसीजरल डिले इतने हैं इसमें, इतना ज्यादा जो है ना वो इस सारे ऑपरेशन में, सारे अमल में ये कह देना बहुत आसान है ड्राइंग रूम में बैठ के, या बड़े बड़े जो है ना वो सरकारी दफातर या सेक्रेटेरिएट में बैठ के कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया। भाई आप तो किसी एक टीचिंग अस्पताल में एक ढंग की लैब नहीं स्टार्ट कर सके अभी तक जो है ना वो टेस्ट के लिए, और आपके टॉप के जो अदारे हैं, जो टॉप मेरिट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, आप उनमें से किसी एक में भी जो है ना वो ये टेस्ट फैसिलिटी नहीं दे सके, और विच इज नॉट अ बिग डील। हर टीचिंग अस्पताल के पास अपनी PCR मशीन मौजूद है, एक से ज्यादा मौजूद हैं, उसी PCR मशीन के ऊपर ये टेस्ट होना है, सिर्फ इसकी किट फर्क है, वही मशीन है, वही उसकी किट डिफरेंट है, वो आप हेपेटाइटिस B C करते हैं उस पर, बाकी टेस्ट तो ये आपने उठा के तो जो है ना वो PCR उस किट के ऊपर लगाना है।
आपने ना किटें प्रोवाइड की, ना उन लैब्स को जो है ना वो आपने अपग्रेड किया। अब BSL लेवल आपने 3 करना था उनका, वो आपने नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ बातें की। और अब भी आप जिन लैब्स को क्लेम कर रहे हैं वो सारी प्राइवेट उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हैं। वो उनकी कोई एड्स की लैब इसमें काम आ रही है, इसमें हेपेटाइटिस की उनकी लैब जो है ना वो काम आ रही है, इसमें IPH की लैब उनकी काम आ रही है। ये लेबोरेटरीज हैं जिनको आप, और TB की लैब अब आपने वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो ये तो आप कर रहे हैं, आपके पास टीचिंग में कोई लैब अपनी नहीं है, आपके पास आने वाला पेशेंट अंडर वन रूफ ट्रीट नहीं हो रहा। जाहिद साहब, अच्छा अब हमने एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल की सूरत हाल देखी, अब उसके बाद ऑप्शन हमारे सामने ये आई है सवामी नगर, अकूबत खाना, बिल्कुल वो है अकूबत खाना। और वो तो आप जब अस्पताल आपने देखे ना किन वेंडर से बनवाया, जिन वेंडर से बनवाया उनका एक्सपीरियंस बेचारों का क्या था। उनका एक्सपीरियंस था मवेशी मंडी लगाना, यानी वहाँ शामियाने लगाना, इतवार बाजार में शामियाने लगाना। अगर कोई क्रिकेट मैच आ गया, PSL है, तो सड़कों के ऊपर जो आपने होर्डिंग बैनर लगाने हैं, या फिर आपने सड़कों के ऊपर जो लाइट्स लगाई थी जनरेटर रख के इंतहाई एक भद्दे अंदाज में, जिसकी तारें बिखरी पड़ी हैं और बुरा हाल, सिर्फ लाइट आपने लिट करना था उसको। इस तरह के काम करने वाले बेचारे वेंडर थे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उन्हीं को पकड़ा, उन्हें कहा जी ये अस्पताल बना दें। अब वो मवेशी मंडी तो बना सकते हैं, अब वो अस्पताल तो नहीं बना पाएंगे ना आपने IDAP को ऑन बोर्ड लिया, ना आपने NSPAC को पूछा, ना आपने किसी हेल्थ प्रोफेशनल से जो है ना वो मशवरा लिया। तो अब उसके बाद जो अस्पताल बना तो वो तो नोश्ता दीवार है, अब वो तो सामने है सबके। वो तो अब वो रोजे रोशन की तरह यहाँ वहाँ पे क्या हुआ, हर पेशेंट बाहर निकल के वहाँ, वो दुनिया का वाहिद अस्पताल है, पूरी दुनिया में वाहिद हॉस्पिटल है कोरोना का जिसके पेशेंट्स ने अस्पताल से बाहर निकल के सड़क पे एहतजाज किया कि उनको ना इलाज मिल रहा है, ना उनको कुछ फैसिलिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, इवन वॉशरूम की फैसिलिटी तक नहीं थी। यानी ये हालात थे, और अब भी वही सूरत हाल है वहाँ पे, कोई बहुत अच्छी नहीं है। और आपने करोड़ों रुपए लगा दिए। जहाँ तक आपने ये बात की स्वामी नगर की, बिल्कुल, अब इस ऑप्शन को कैसे आप देख रहे हैं? देखें, स्वामी नगर आपके पास ऑलरेडी जो है ना वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास जो है ना वो एक अपना आई हॉस्पिटल है, वो ठीक है, 100 बेड कैपेसिटी है उसकी, और वही इनहांस की जा रही है। अब हो ये रहा है कि वो चूंकि ऑलरेडी आपके पास पर्पस बिल्ट हॉस्पिटल है, सही, तो कल भी ये सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ उसको विजिट किया, वहाँ पे अब ये जिस तरह असद साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए उसमें वो सारी उसकी वायरिंग हो रही है, और वो सेंट्रल ऑक्सीजन का सिस्टम उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व वो किया जा रहा है वहाँ पे इंस्टॉल। तो 3 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है प्राइमरी वालों ने कि जी हम 3 दिन में ये प्रेपरेशन कर देंगे। सही। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है स्वामी नगर में और वो एक्सपो, ये तो खैर वो मैच ही नहीं करता, वो तो इनका कंपैरिजन होता नहीं है। यानी वो आपने कुबत खाना बनाया है, ये तो ऑलरेडी अस्पताल है आपका और चलता फिरता अस्पताल है, और अच्छा खासा वहाँ पे लोगों को आप इलाज देते हैं। वो इस एंगल से या इस तरह, चूंकि अब प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व है ना वहाँ, वो इस तरह उसको कर रहे हैं अपग्रेड कोरोना के लिए कि वो उनके इस्तेमाल में आइंदा भी वो फैसिलिटी रहे। मसलन सेंट्रल ऑक्सीजन पहले नहीं थी, बिल्कुल, अब उसका हर पेशेंट को जब तक वो हॉस्पिटल है वो लोगों को फायदा होगा। सेंट्रल ऑक्सीजन मीन्स कि आपके बेड टेबल के साथ जो है ना वो आपके वो उसका कनेक्शन होगा, वहीं पे आप वो उसका पाइप लगा देंगे, आपको वो सिलेंडर की सीट नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरे अस्पताल का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है सेंट्रल ऑक्सीजन से। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं और बड़ा उसको बेहतर अंदाज में और बड़ा उसको फोर्सी करके कि ताकि फ्यूचर में भी हमारे ये एक फैसिलिटी बन जाए और हम फ्यूचर में भी इस फैसिलिटी को जो है वो इस्तेमाल कर सकें और पेशेंट जो है वो इससे इस्तेफादा करें। ये वो नहीं है कि जी आप जिस तरह एक्सपो सेंटर आपने वो मवेशी मंडियां बनाने वालों से बनवा दिया, तो वो नहीं है सही। यानी हमें कुछ अच्छा भी होता नजर आ रहा है। हम मजीद इस पे बात करते हैं जी। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर में कोरोना वायरस की सूरत हाल, अस्पतालों की सूरत हाल, हुकूमती इकदाम हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी ये कहा जा रहा है कि जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लें, आइसोलेट कर लें। इस तरह से भी हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट किया है। और अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन उखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, जिन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया है। तो ये
एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो कि माइल्ड सिम्टम के साथ हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, अपने आप को घर में आइसोलेट कर रहे हैं, उनको भी बताया जाए कि किस तरह से वो घर में अपनी एहतियात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे ये बताइएगा, सिम्टम्स क्या थे, कब आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और कब आपको पता चला कि आप कोरोना में मुब्तला हैं, और फिर उसके बाद आपने अपने आप को आइसोलेट किया, किस तरह से एहतियात कर रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, सुनने वालों के लिए, सारे आपके स्टाफ के लिए दुआ गो हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ। तो हमारी कहानी यूँ है कि आपको पता है हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन पे हमने काम किया। पिछले 2 महीनों से हमारे तमाम वर्कर्स लोगों की खिदमत के लिए शहरों देहातों में घूम रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए कि मैं उनको लीड करूं और घर बैठ जाऊं, तो मैं भी लोगों से मिलता था। बहरहाल एहतियात के सारे जो तकाजे थे उनको पूरा करते रहे, लेकिन बहरहाल जो होता है वो होके रहता है। तो उस तमाम तरह एहतियात के बावजूद मुझे ये पॉजिटिव हो गया कोरोना का जो टेस्ट है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर जावेद अकरम साहब के साथ एक मीटिंग कर रहा था कि हमने कैसे टेस्टिंग की फैसिलिटी को आम करना है। तो मेरे नेजल ब्लॉकेज महसूस हुई, जैसे कहते हैं ना नाक में कुछ चीज जैसे बंद हो जाती है, और फिर जुकाम था। तो वहीं पर फिर मेरा टेस्ट उन्होंने कर लिया तो वो पॉजिटिव निकला। तो उसके बाद फिर यही उनकी एडवाइस थी कि आप चंद दिन के लिए खुद को घर महसूस करें, क्योंकि ये नहीं है कि बहादुरी के इंसान कहे कि जी मैं बहुत बहादुर हूँ और काम कर रहा हूँ। दरअसल आप दूसरों की जिंदगी को भी आप खतरे में डालते हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आप किसी और को खुदा ना खास्ता ये मुंतकिल कर दें तो वो फिर ये और बड़ा एक, तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी जुर्म है। तो इस हवाले से फिर मैंने खुद को घर तक महदूद कर लिया। घर में बैठकर जैसा अब आपसे बात कर रहे हैं, हम अपना काम जारी रखा। लोगों से जो भी हमारा अपने अदारे की हैसियत से लोगों की खिदमत करने का जो हमने अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता की है वो चल रहा है। लेकिन मैं घर में हूँ, पढ़ता हूँ और गौर फिक्र करता हूँ, सोचता हूँ, और माजी की जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर सोचते हैं कि कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए। खास तौर पर इस कोरोना वायरस ने 2 महीनों में जो सिखाया है वो शायद जो है कोई अहले बसीरत वो 2 साल में भी ना सीख सके। कि ये बहुत सारी जिंदगी को और रंग में और अंदाज में देखने का मौका मिला कि हम जिंदगी को कितना बेमानी समझते हैं। हालांकि जिंदगी एक तंजीम का तकाजा करती है, एक डिसिप्लिन मांगती है, एक बाकायदगी मांगती है, एक जिम्मेदाराना रवैया मांगती है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, सिर्फ गौर फिक्र की जरूरत है और ये टाइम मेरे ख्याल से हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ अद्वियात भी आप ले रहे हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन से? ये सिम्टम्स के साथ साथ जो आपने सिम्टम बताए वो भी बताइएगा कि कितने दिन से आप आइसोलेशन में हैं और अब वो सिम्टम्स अभी भी हैं या नहीं? नहीं, मैं तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जब से पॉजिटिव हुआ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिम्टम्स वो नहीं है। पहले दिन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहरहाल जो थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं। तो दवाई जो है एक एंटीवायरल दवाई है, डॉक्टर साहब वो देते हैं, और एक एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है वो एक एंटी बैक्टीरिया जैसे कहते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए वो एक मैं ले रहा हूँ। तो ये 2 दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो असल चीज़ है ना वो ये है कि आप दूसरे जो तदाबीर है वो कैसे इख्तियार करें। आपको कहवा पीना चाहिए, गर्म पानी के गरारे करने चाहिए, अदरक मिला पानी पीना चाहिए, जो शानदार पीना चाहिए। फिर आपको जो भाप लेनी चाहिए। इसी तरीके से आपको कोई फल लेने चाहिए, खुबानी लेनी चाहिए, विटामिन ए और विटामिन डी है उस और सी उसमें इजाफा करना चाहिए। और मैं इससे भी एक तीसरी चीज़ और है कि एक मुस्बत तर्ज अमल अपनाना चाहिए। खौफ नहीं है, खौफ नहीं होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और जो जैसे कहते हैं ना कि कोरोना से ये बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब आपने मैसेज दिया है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपने कहा कि मुस्बत तर्ज अमल अपनाना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बहुत जबरदस्त मैसेज भी दिया है। जाहिद साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं जाहिद चौधरी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप जल्द अज जल्द सेहतियाब हों। और जो आपने खिदमत का एक दुखी इंसानियत की और जो मुश्किल में जो लोग होते हैं उनकी मदद का जो आपने बेड़ा उठाया हुआ है, अल्लाह ताला आपको उस मिशन को जो है वो जारी रखने की
और हिम्मत और इस्तात दे। डॉक्टर साहब, आप का खुद का एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपोजर है, आप खुद डॉक्टर हैं, ये तमाम तर सूरत हाल, आपने तो ये फौरी तौर पे जो है वो खुद को क्वारंटाइन भी कर लिया, उसके साथ ही आपने जो है वो तमाम मेजर्स भी ले लिए। तो आप क्या समझते हैं कि हर शहरी जो है वो किस तरह की सूरत हाल हो जिस तरह आपने पिक कर लिया? क्योंकि मुझे मैं गालबन उस दिन जो है वो आपसे मेरी मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जिस रोज़ आपका ये टेस्ट हुआ, क्योंकि वो मीटिंग जो थी वहाँ पे हम उस दिन जो है वो उसकी कवरेज के लिए मौजूद थे और जावेद अकरम साहब के कमरे में, तो आपने खुद से जो है ना वो महसूस किया कि कोई सूरत हाल ख़राब हो रही है, तबीयत जो है वो बिगड़ रही है और आपका ये टेस्ट हुआ। तो आम आदमी, एक आम शहरी जो है उसको आप क्या मैसेज देते हैं कि वो आइसोलेशन के लिए क्या मेजर्स ले और किस तरह जो है वो इसको सक्सेसफुली जो है वो अडॉप्ट कर सकता है? जी ज़ाद, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो मैं देखें 4 चीज़ें सिर्फ कहूँगा बुनियादी, और ये किसी भी शख्स के इख्तियार से बाहर नहीं है। पहली चीज़ ये है कि आपने मास्क नहीं उतारना, नहीं उतारना, नहीं उतारना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू नहीं करनी जिसने मास्क नहीं पहना हुआ। आपकी जेब में एक इजाफी मास्क होना चाहिए। आप उसे कहेंगे भाई मैंने आपसे उस वक्त बातचीत करनी है जब आप ये मास्क पहनेंगे। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है कि आपने किसी गुंजान जैसे जगह है ना वहाँ पे नहीं जाना। बहुत से लोग जहाँ का हजूम है, जरूरत से ज्यादा लोग हैं तो जो एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे, तो बाजार में या इधर उधर उस चीजों से बचना है जब तक कि खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और इसके साथ ये है कि आपने हाथ बाकायदगी से धोने हैं और वो हाथ जो है वो मुंह को नहीं लगाने। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी और आखिरी चीज ये है मुस्बत तर्ज अमल। आप खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। आप, ये बीमारी है, इस बीमारी का मुकाबला करना, इससे बड़ी बड़ी मोहलक बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। खुदा ना खास्ता कैंसर के सर्वाइवर भी आपको नजर आते हैं जो अपनी जो बेहतरीन विल पावर और हिकमत अमली से जो है वो उसको शिकस्त देते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया डॉक्टर साहब, ये विल पावर है जिसकी इस वक्त जरूरत है, साथ ही साथ मुस्बत तर्ज अमल जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो तमाम पेशेंट जो कि कोरोना में मुब्तला हैं, घरों में अपने आप को आइसोलेट किया है, ये सब चीजें जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की हैं, मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जाहिद साहब, सॉरी, आप अब क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी हर रोज देख रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। अब अपनी एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप देखने वालों को? जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर अमजद साकिब ने, तो ये उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली जो है ना वो ये सारी बात बता दी है। कहानी सिर्फ इतनी है कि मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने महफूज रहना है, मुझे जो भी एक्शन लेना है, जो भी काम करना है, मेरा जो भी मेरी जो है वो मूवमेंट है, उसमें मुझे ये ख्याल और ये ध्यान रखना है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को बिल्कुल ये वायरस ट्रांसमिट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं खुद को ये समझ के अगर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करूँगा कि मुझे शायद मैं जो है वो इससे इन्फेक्ट हो चुका हूँ या मुझे जो है ना वो मैं शायद वायरस का फैलाव का बायस बन सकता हूँ, इसलिए मुझे लोगों को महफूज रखना है। जब हर शहरी ये जिम्मेदारी लेगा तो डेफिनेटली हम इससे बच सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, कोई बड़ी डील नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपने मास्क पहने है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हाथ बार बार सिर्फ हाथ धोने। सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका 70% जो प्रिवेंशन का रोल है, क्योंकि देखें मास्क के साथ आप डिस्टेंस थोड़ा सा आप अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आप प्रिवेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाथ सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि ये इसका जो रूट है वो आपका जाहिर आपने इसने एयर के साथ जो है ना वो बॉडी के अंदर दाखिल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नाक से दाखिल होगा, आपके जो है ना वो अपना मुंह से दाखिल होगा। अगर आपका हाथ लगेगा और वो इन्फेक्ट होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो एक्वायर कर लेंगे। अगर आप हाथ साफ रखेंगे, कोई भी काम करने से पहले, खाना खाया है, किसी गाड़ी में से बाहर निकले हैं, आप कहीं पे बैठे हैं, किसी टेबल पे, किसी सरफेस पे, किसी भी चीज पे, तो आप ये आदत अपना लें कि जी आपने 20, 25, 30 सेकंड तक जो है इसका। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप साबुन से हाथ धोएं। बिल्कुल, प्रेफरेबली साबुन से हाथ धोने से ज्यादा प्रिवेंशन आती है। लेकिन अगर आपको साबुन अवेलेबल नहीं है, यूर ऑन ट्रैवलिंग और आप बाहर हैं, तो फिर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर का ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसको सबसे ज्यादा फोकस करें। 70% सिर्फ हाथ साफ रखने का ऐसे ही है, हाथ धोने का कोई नेमुल बदल नहीं है। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, अल्लाह ताला आप लोगों को भी महफूज रखे, आप लोग भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से, यानी 12 जून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जिन पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हम एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में हैं तो तमाम तरह हमारी काविशें, कोशिशें, मशीनरी वहाँ पर मुतहरिक नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं इन पर नज़रसानी की जाए, इसके खात्मे के लिए कोशिश की जाए। तो चाइल्ड लेबर हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। आज के दिन की मुनासिबत से इसके लिए क्या कोई प्लानिंग की जा रही है, आज का दिन मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। नदीम अख्तर साहब जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट पंजाब है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा आज का दिन जो है इसको मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो चाइल्ड लेबर है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और ये मैनेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ख़ासकर जो तरक्की पजीर ममालिक है जैसे हम हैं, तो यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा एक पेंडेमिक की सिचुएशन इसकी है। तो इसमें ये जो आज का दिन है, ये इसमें असल मकसद इसका है कि लोगों को एजुकेट करना है इस बारे में कि ये एक बुराई है जिसका खात्मा होना चाहिए, पॉलिटिकल विल और रिसोर्सेज गैदर करना ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें चाइल्ड लेबर को। सही, लेकिन मुझे बताइएगा अनफॉर्चुनेटली अभी तो हमारी सूरत हाल ये है ना कि हम उस तरह से मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, सेमिनार नहीं कर पा रहे, लोगों को बता नहीं पा रहे। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कोई खातिर खा नताइज हमें नहीं नज़र आते हैं चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए। टाइम टू टाइम कैंपेन ज़रूर होती हैं, लेकिन क्योंकि उस पर कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता तो हम उस पर कोई नताइज भी मौसर नहीं देखते हैं। क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी है अब ये? नहीं, ऐसा है कि नताइज तो काफ़ी इसके बेहतर हुए हैं पहले से। जब से 2016 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, एक एक्ट जो है प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से पास हुआ था, और उसमें हमने टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया थी चाइल्ड लेबर। हर किस्म के कारोबारी जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती, टोटली बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद से जो हमारी लार्ज बिग इंडस्ट्रीज़ हैं और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ तो तकरीबन चाइल्ड लेबर अब नहीं है, ना होने के बराबर। ये स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग, होटल्स, ये इस तरह की जो ऑटो वर्कशॉप्स है, वहाँ ये मैनेस अभी भी मौजूद है। और हमारी पीरियड जैसे कि आपने कहा है। अब मुझे बताइएगा अभी जो हमारे मौजूदा मुल्की हालात हैं, आपको नहीं लगता कि ये मजीद आगे बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, ये जो पेंडेमिक है खासकर इसमें ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है लोगों की, क्योंकि गुर्बत ज़्यादा आएगी और उस गुर्बत जो है वो इसका मेन कॉज है चाइल्ड लेबर, तो वो यकीनन इसमें इजाफा तो होगा। सही, अब यहाँ पे लोगों को ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असल में चाइल्ड लेबर है क्या, इस पर क्या कानून बनाया गया है, क्या सज़ा रखी गई है, कितनी उम्र का बच्चा आपका हो तो आप उससे काम करने के लिए भेज सकते हैं, ये चीज़ें प्लीज़ वाज़ेह कर दीजिएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ये है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2016, जो इस वक्त पंजाब में राइज है। तो उसके तहत जो बच्चा है, जो शख्स जिसने अपनी 15 साल से कम उम्र है, वो बच्चे की डेफिनेशन में आता है। सही। तो उसको टोटली बैंड है कि वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी बिजनेस में वो वो काम नहीं कर सकता। सही। तो इसके लिए जो सजा है वो है 6 महीने कैद और 50,000 रुपया जुर्माना। सही। और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट था वो एक सिविल ऑफेंस था जिसमें सिंपल चालान कर दिया जाता था, मगर दिस इज नाउ अ क्रिमिनल ऑफेंस। सही नदीम साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नज़र नहीं आती, लोग इससे डरते नहीं हैं, लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता कि क्रिमिनल ऑफेंस है तो उनको सज़ा कितनी हो सकती है। जब तक लोगों को ये नहीं बताया जाएगा, जो इसमें मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी, तो हम इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं बना सकते। क्या समझते हैं, क्यों हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं? अच्छा, इसमें जी एक तो कोई ट्रेडिशनल कल्चरल हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पॉवर्टी एक मेन इशू है जिसकी वजह से ये सारा होता है, ये सारा सिलसिला। चाइल्ड लेबर में आपको एक बड़ा इजी फॉर्मूला है उसको जांचने का कि जहाँ किसी बच्चे की हेल्थ, सेफ्टी, मॉरल्स, उसकी एजुकेशन या उसका डिग्निटी इफेक्ट होती है, वहाँ ये चाइल्ड लेबर, उसको समझने के वो जो है बच्चा जो है वो परफॉर्म कर रहा है चाइल्ड लेबर। तो अब इसमें ये
कोई इसकी कोई सिंगल अप्रोच नहीं हो सकती, ये तो मल्टी प्रोंग अप्रोच चाहिए इसके लिए, ताकि पॉवर्टी जो है उसकी एलिवेशन हो और ये चाइल्ड लेबर हुकूमत इसमें कितना ताउन कर रही है चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए? जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट है, हम तो इन्फोर्स करते हैं इस कानून को, और उसके तहत तो हमने स्ट्रिक्टली 0 टॉलरेंस है। कहीं भी जहाँ भी चाइल्ड लेबर नजर आएगी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सही। और इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से आप लोग छापे मारते हैं और टीमें तश्कील दी गई हैं, वो भी मुझे बताइए। जी हाँ, हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनको ये एज इंस्पेक्टर्स पावर्स मिली हुई हैं, तो वो पीरियडिकली इंस्पेक्ट करते हैं, या शिकायत पर अगर कोई शिकायत आ जाए तो उस पर एक्शन लेते हैं। और इसी तरह ये सिर्फ हमारे ऑफिसर्स को, लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ये पावर्स नहीं है, बल्कि पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी ये पावर्स मिली हुई है इंस्पेक्ट करने की। सही। नदीम साहब, आज के दिन की मुनासबत से आपका पैगाम क्या होगा? जी, मेरा पैगाम ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये ज़रूर ये समझ लें कि ये एक जुर्म है, और इस जुर्म का जो है इसका सफाया किया जाना चाहिए, इस मेनेस का। बिल्कुल। और इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पॉवर्टी की कॉज भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है चाइल्ड लेबर। हम ये समझते हैं कि शायद चाइल्ड लेबर से पॉवर्टी में कमी होगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये और पॉवर्टी क्रिएट करती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से इसकी जितनी हौसला शिकनी की जाए वो कम है। लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है कि अब हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।